हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है और मेथड ऑफ चार्जिंग भी देखा था कि चार्ज कैसे कर सकते हैं अपन। थ्रू फ्रिक्शन था, थ्रू कंडक्शन था, इंडक्शन था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज की क्लास हमने जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, यानी वो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, एक तरीके से हिंदी में बोले तो। ये हिंदी में इसलिए बोलता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कवर कर लें। तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सीधा लिख लें और हिंदी मीडियम वाले मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लें, ठीक है ना। हाँ, ताकि दोनों का काम एक साथ ही हो जाए। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब विलगित निकाय, एक तरीके से कि अलग थलग पड़ा हुआ कोई अगर सिस्टम है ना, तो उसका चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब जितना भी हो गया, अगर वो अलग है, आइसोलेटेड, वही कोरोना वाला आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। अगर किसी सिस्टम को कर दिया आपने अलग रख रखे, वो सिस्टम जो अलग है उसका चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहने वाला है। तो आपका यही है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरा क्या है, चार्ज नीदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, यानी आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना। आपके हाथ में नहीं है चार्ज को बनाना ना ही डिस्ट्रॉय करना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं पूछूं आप प्लस चार्ज बनाइए, नहीं बना सकते आप। हाँ, आप लोग प्लस और माइनस दोनों बना दूंगा मैं, ये बात संभव है। प्लस माइनस दोनों बन जाएंगे एक साथ, यानी पेयर बना सकते हो। तो अगला क्या बोल रहा है, चार्ज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर। तो जो भी चार्ज होगा वो ऑलवेज किसमें क्रिएट होगा, पेयर में, यानी प्लस भी बनेगा साथ में माइनस भी बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0। क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी है ना भाई। तो टोटल यूनिवर्स का जो चार्ज है वो 0 है, और इसलिए है क्योंकि वो ऑलवेज किसमें क्रिएट होता है, पेयर में, और खत्म भी होना होगा तो किसमें होगा, पेयर में। अभी इन दोनों की रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन क्या होती है, कोई गामा फोटोन जो होता है वो ब्रेक होता है। गामा फोटोन क्या होता है, ब्रेक। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गामा का साइन हो गया, गामा फोटोन। और सॉरी, जब वो टूटेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। एक तो बनेगा इलेक्ट्रॉन ई माइनस, और साथ में बनता है ई प्लस। इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोजिट्रॉन। ये क्या है भाई, ये है गामा फोटोन, ठीक है। ये तो पेयर प्रोडक्शन की होगी, और पेयर डिस्ट्रक्शन की क्या होगी, पेयर डिस्ट्रक्शन की रिएक्शन क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गामा फोटोन का। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरीके से क्या होते हैं, खत्म भी होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या था आपके पास, चार्ज कंजर्वेशन है, कि आपका जो चार्ज है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, हर हाल में कंजर्व रहता है। और टोटल यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कितना है, 0। इस बात को ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। और जब चार्ज बनाया जाता है, यानी प्लस और माइनस कैसे बनेगा, एक गामा फोटोन होगा वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बनेगा और पोजिट्रॉन बनेगा, और जब वो समाप्त होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन मिलेंगे और मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, एक गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। बात समझ आ गई मेरे ख्याल से, फटाफट इसको नोट करो। चलिए अगला देखते हैं फिर। छोटा सा ही था तो इसे नोट करने वाला था। अभी जो अगला आ रहा है वो आ रहा है काम का, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो अगला जो है वो है चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या होता है भाई, क्वांटीकरण बोलते हैं उसे, क्वांटाइजेशन। देखिए, मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ और वही आज ले रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप घर में कितने मेंबर हो, आप ऑलवेज जो है एक किस में बताओगे, नेचुरल नंबर में आंसर आएगा आपका, होल नंबर आ सकता है अगर कोई नहीं है तो। हाँ, लेकिन क्या आएगा, नेचुरल नंबर में आपका आंसर आएगा। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कभी ऐसा आएगा कि 3.5 है, कि छोटा बच्चा है उसको 3.5 ना, उसको भी एक ही काउंट किया जाता है ना, एक ही काउंट किया जाता है ना। हाँ, तो एक काउंट किया जाएगा किसी एक चीज को, मतलब ऐसी एक कोई आकृति दिखाई देगी, उस आकृति को क्या किया जाएगा, एक, और उसी का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, या कितना भी आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, उसी का मल्टीपल आएगा ना। यस सर, उसी का मल्टीपल आएगा। तो ध्यान से देखिए, जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब है
यदि आपको चार्ज किसी को देना है ना, तो आप फिक्स बंडल के रूप में दे सकते हो। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बंडल, एक तरीके से कि हाँ ये एक फिक्स सेट हो गया, यही दे सकते हो, उसमें से बीच में से तोड़ के नहीं दे सकते उसे कुछ भी, ठीक है ना। जैसे एक मेंबर, अभी मेंबर 8 है मान लेते हैं फैमिली के अंदर, और 2 मेंबर बाहर चले गए, तो 2 मेंबर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए ना, तो दो पूरे पूरे दो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधा चला गया, डेढ़ चला गया, ढाई चला गया ना, पूरे के पूरे दो गए हैं, ठीक है ना। तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक तरीके से क्वांटाइज होता है। ऐसा कह सकता हूं कि बंडल में इनका क्या क्या होता है, ट्रांसफर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लेन, मतलब चार्ज का लेन देन होता है, वो इलेक्ट्रॉन में होता है। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो एक क्या कहलाएगी, आपकी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी एक तरीके से चार्ज के लिए, कि उससे कम पॉसिबल नहीं है कि नहीं। हाँ, जैसे दो दो थे, दो से कम एक तो हो सकता है, हाँ एक से कम पॉसिबल ही नहीं है। एक से कम वो जीरो आ जाएगा फिर, लेकिन एक से कम ऐसे नहीं है कि 0.5, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली। सिर्फ वन होगा, उसके बाद टू। लेकिन वन किसे कहेंगे, यहां पे वन किसे कहेंगे, और वन कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक, वो वन यूनिट बन जाती है, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है भाई, है ना। अब जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा इसी के मल्टीपल में होगा। मैंने, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है वैसे, ठीक है ना। हाँ, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं बात को पहले। तो हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेकिन मैंने क्या बोला, मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए, वन, अगर देना है तो। उसके बाद में टू आ सकता है, उसके बाद में थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, सेवन आ सकता है, लेकिन 6.5 नहीं आ सकता। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का जो मैथमेटिकल रूप है वो ये है बेटा, कि आपको अगर टोटल चार्ज देखना है Q इज इक्वल टू, वो आइदर प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इनटू में एन ई। अब ये ई की जगह कितना रखा जाएगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात समझ आ गई ना। ये अभी आधी अधूरी डेफिनेशन है, वेयर यहां जो एन है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। अरे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझ आते हैं ना। हाँ, क्या क्या हो सकता है, एन, एन की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, 3 4 5 ऐसे। जीरो मतलब कोई ट्रांसफर नहीं, वन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तीन का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चार का मतलब चार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। कुल मिलाकर ये बात कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे क्या माना गया है, मिनिमम मान लिया गया है, उससे मिनिमम, या मान लिया नहीं गया, उतना ही उतना ही है, ठीक है ना। हाँ, कि मिनिमम से मिनिमम आप कितना कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आप ट्रांसफर कर सकते हो मिनिमम, मतलब जीरो को छोड़ के, जीरो में तो कुछ है नहीं, लेकिन जीरो से लेकर वन तक वाली जो कहानी है ना, उसके बीच वाला कुछ नहीं कर सकते आप। और वन के बाद सीधा टू करोगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन तो दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन तो दोगे, चार दोगे, यानी इलेक्ट्रॉन को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते कि मैं इलेक्ट्रॉन को भी दो भागों में तोड़ दो और आधा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो तो आप इसका हाफ आ जाएगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ, बस ये ध्यान रखिए, जो भी आवेश है, मतलब चार्ज है, उसका ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक बंडल के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ये एक हो गया पेन, है ना, ये एक हो गया, अगर ऐसे दो मिला लिया, तीन मिला लिया, तो वो बंडल ही बनेंगे पूरे पूरे, है ना। उसमें उसके क्या होगा, ई का मल्टीपल ही आएगा, वो ई का मल्टीपल ही आता है, कंप्लीट आता है, पूरा पूरा मल्टीपल आता है भाई, ये वाला, ठीक है। हाँ, बस यही आपका क्या है, चार्ज क्वांटाइजेशन है ना, आवेश का क्वांटीकरण। बात समझ आ गई, ठीक है ना। हाँ, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली कौन सा चार्ज जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड ऑप्शन है 3.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ये हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ओके, कौन सा ऑप्शन आया होगा आपका? आपके दो ऑप्शन आए होंगे, एक तो ये वाला पॉसिबल नहीं है और एक ये वाला पॉसिबल नहीं है। देखो ये वाला पॉसिबल क्यों है? अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो वो n की वैल्यू बना रही है। अरे q इक्वल टू क्या रखना होता है बेटा? n इंटू में e, मैंने छोटा n लिखा है, ठीक है ना? हाँ, तो निकाल लीजिए q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n इंटू में e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी n की वैल्यू 1 आ रही है। यस, पॉसिबल है भैया। इस वाले केस में निकालोगे नहीं आएगी। इस वाले केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये आएगी 3.8 डिवाइड बाई 1.6 यानी 38/16। ये इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में देखोगे तो इस वाले केस में देखना 10⁻⁻20 हो गया। अरे -19 नहीं हो सकता ना, -20 हो गया, 1/10 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 1/10। यहाँ पे जब n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 1/10, 0.1, पॉसिबल नहीं। यहाँ देखना है n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 टाइम्स आ जाएगी। देख रहे ना, 16 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 1.6, अरे 16 होता है ना, 16 32 43, तो कितना आ गया? 3 टाइम्स। तो n की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्लियर हुई बात? नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम से सुनाता हूं। क्वेश्चन ये है कि अपने पास में ना एक से बर्तन है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें 18 ग्राम वाटर है। कितना है? 18 ग्राम वाटर है, और अपने पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है ना? और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, हमने ट्रांसफर कर दिए। तो बताना है दूसरे जो ऑब्जेक्ट बी है, इसको नाम दे दिया हूं मैं ए और इसको बी, तो ऑब्जेक्ट बी पर कितना चार्ज हो जाएगा? फाइंड आउट द चार्ज ऑन बी इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 18 ग्राम वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू बी। ठीक है भाई, तो हमने सारे के सारे बी को ट्रांसफर कर दिए। आप निकालना चाहो निकाल ले सकते हो, बाकी सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए H2O, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है H2O वाटर का, ठीक है जी। H2, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने? एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने। अरे पता न चले तभी तो निकलेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, और उसके लिए क्या करते हैं? मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कितना आ जाएगा? मोल वो आएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 18 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है? 18 ही होता है। तो वो कितना आ गया? 1 मोल। किसके आगे? जल के आगे, पानी के आगे, वाटर के 1 मोल आ गया। तो मोलिक्यूल कितने हो गए? नंबर ऑफ मोलिक्यूल Na हो गया। Na के इक्वल होता है, कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट नहीं 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। इतने मोलिक्यूल आ गए। एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में एक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब चार्ज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चार्ज। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू में ही। आपने N की वैल्यू निकाल ली, N की वैल्यू रखो 6.023 इंटू 10⁻24 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? कूलाम में आ जाएगा, ठीक है ना? आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो। जैसे यहां से देखोगे तो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर देता हूं फटाफट, ताकि आपका आंसर ठीक ठीक आ जाए। हाँ देखो 6.023 इंटू 10⁻24 एंड इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 -19, ये आ रहा है 963680 कूलाम। 963680 कूलाम इतना आ गया।
है ना। इसको ऑलमोस्ट कितना माना जा सकता है, कितना माना जा सकता है, लगभग 96,000 माना जा सकता है, लेकिन आप इतना ही रखिए 96,000 के आसपास आ रहा है। अब ये ध्यान देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो बी के ऊपर जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो चार्ज ऑन बी जो है नेगेटिव में आ जाएगा, और ए के ऊपर इतना ही आएगा बट किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आई ना, ये ए के ऊपर पॉजिटिव हो गया और बी के ऊपर नेगेटिव आ गया, बात समझ आ गई। ठीक है, हो गया भाई। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया 1970-80 के पास की बात है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट तो, बट उस टाइम क्वार्क पार्टिकल क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। क्वार्क पार्टिकल क्या हो गई, क्वार्क पार्टिकल। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर जब क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो क्या चार्ज क्वांटाइजेशन वैलिड है, इज चार्ज क्वांटाइजेशन वैलिड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्वार्क पार्टिकल, क्या चार्ज क्वांटाइजेशन जो था वो वैलिड रहा क्वार्क पार्टिकल की डिस्कवर के बाद में, ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, और आंसर बड़ा सिंपल सा है, यस इट इज वैलिड, वैलिड है तभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कैसे हुआ, पहले तो ये बताओ कि क्वार्क पार्टिकल क्या होते हैं, तो क्वार्क पार्टिकल के बारे में बताता हूं। देखो क्वार्क पार्टिकल क्या थे, जैसे एटम था वो किन्हीं फंडामेंटल आपके फंडामेंटल जिन चीजों से मिलकर बना था उनका क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब से बना था ना। हाँ, लेकिन भैया ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी न किसी चीज से बने होते हैं, जिन चीजों से वो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्वार्क पार्टिकल कहा जाता है। मेरी बात समझ आ गई होगी, यानी यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी न किसी से मिलकर बने होते हैं भाई, उन्हें क्या कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल। और इनका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +-2e/3 +-e/3। जैसे मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा +2e/3 और +e/3, टोटल कितना आ रहा है, e प्लस का e आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं, इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि क्वार्क पार्टिकल का एग्जिस्टेंस तो है, तो क्या हम चार्ज को इतना ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हमने चार्ज को इतना ही ट्रांसफर किया, यानी वन क्वार्क पार्टिकल दे दिया इधर, तो भैया ये तो ई से भी कम हो गया। और मैंने क्या बोला था कि जब भी चार्ज को आप ट्रांसफर करोगे मिनिमम ई होगा, ई से कम से पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहां तो e/3 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो क्वार्क पार्टिकल है इनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी ये जो पाए जाएंगे वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, है ना, इनका बोलते हैं ना चोली दामन का साथ है, कभी छूटेगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं छूटेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अकेले कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस तभी है जब ये है, और इसका तभी है जब ये वाला है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि यस चार्ज क्वांटाइजेशन जो है वो वैलिड रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल जो है वो अकेले अकेले नहीं रह पाए जाते हैं। बात समझ आ गई होगी, काफी प्यारा क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगली जो चीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, पहली, ये कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, यानी आप इसका स्केलर सम कर सकते हो। मैं पूछूं ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में +3 कूलम -2 कूलम +5 कूलम -8 कूलम, बताओ टोटल चार्ज कितना है, तो आप कुछ नहीं करना, वेक्टर वाला तो है ही नहीं ना, कैसे स्केलर सब का क्या कर दो, स्केलर सम, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 कूलम, कितना है, -2 कूलम है इसके अंदर आवेश चार्ज। ओके बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो इक्वल चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक का मतलब जैसे प्लस और प्लस है वो क्या करेंगे, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, माइनस माइनस भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल, और अनलाइक चार्जेस वो करते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए प्लस और प्लस के बीच में या प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये जो विपरीत प्रकृति के आवेश है यानी अपोजिट नेचर के अनलाइक चार्जेस, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसमें आ जाएगा प्लस और माइनस। देखो अट्रैक्शन का अगर खेल है ना, अट्रैक्शन का अगर खेल है तो उसके अंदर एक चीज और भी है, एक प्लस ले लो और दूसरा क्या ले लो, न्यूट्रल, वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके पास साइज होनी। अगर पॉइंट चार्ज है तब इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके ऊपर चार्ज आता है इंडक्शन की वजह से, और वो इंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इधर आपका क्या होता है, माइनस उधर प्लस। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये न्यूट्रल को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ माइनस होगा वो भी कर लेगा, ठीक है भाई, माइनस वाला भी न्यूट्रल को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ओके, तो अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मास वेलोसिटी पे करता है। ये पहले ही लिखा चुका हूं मैं शायद, हाँ कल की क्लास में। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी व्हाइल मास डज। तो मास आपका डिपेंड करता है बट चार्ज नहीं करता है। बात समझ आ गई ना, यस। और एक लास्ट अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, अब अगली जो तीन प्रॉपर्टी है उनके लिए मैं इसको रब करूंगा, फटाफट आप नोट कर लो। मैं चल रहा है बढ़िया। हाँ जी, अगली जो प्रॉपर्टी कौन सी है, 5वें नंबर की। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में। कौन सा चार्ज होगा, स्टैटिक। यानी स्टैटिक का मतलब क्या होगा, वो किस में रहेगा, उसके पास वेलोसिटी जीरो रहेगी। जैसे मैं वेलोसिटी जीरो बोलता हूँ ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या होती है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो ये जो चीजें है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, मतलब इतना आसान है नहीं जितना लगता है। क्योंकि आपके, मैं बोल रहा हूं किसी की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, रेस्ट में हो गया। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट एक क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है ना भाई। रेस्ट तो रिलेटिव क्वांटिटी है, किसी के लिए कोई चीज रेस्ट में हो सकती है, वही चीज मोशन में हो सकती है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए। ये तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना। हाँ, इसलिए जब भी ये चीजें ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं तो थोड़ा इनके अंदर अपन को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, हाँ। लेकिन फिलहाल समझिए, जो स्टैटिक चार्ज होगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक चार्ज क्या होता है भाई, जिसका जो क्या है, रेस्ट में। एक तरीके से अगर रेस्ट में है तो वो चार्ज ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ब्लड में है एक तरीके से। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो बाद में जानेंगे, बट एक समझिए कि स्टैटिक जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक चार्ज, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी है, ओनली को हटा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दीजिए, क्योंकि चार्ज के खून के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। चार्ज के खून में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का आएगा। देखो अगली जो प्रॉपर्टी वो ये कि अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। मैंने वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं बोला है, दैट्स वाई। तो 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 ये क्या करेगा, यहां तो क्या था, ई था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो इसके खून में आ गया है। साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, जिसको अपन बी से डिनोट करेंगे। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो, अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं हो बट उसके पास एक्सेलरेशन है, इफ चार्ज मूविंग विद सम
एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो भैया वो जो चार्ज था, मैं प्लस क्यू दिखा रहा हूं मुझे थोड़ा और अच्छा लगे, प्लस क्यू क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा क्योंकि उसके खून में है ना भाई। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मूव कर रहा है, तो जब भी मूव करेगा तो क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और तो और एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको एनर्जी बोलते हैं एक तरीके से, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करेगा भैया, प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गई। देखिए ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, मतलब ये वाला, जब वो क्या रहेगा स्टेशनरी, तो स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर हैं उसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाला 2 या 3 चैप्टर। उसके बाद में मैग्नेटिक पढ़ेंगे अपन, 2-3 चैप्टर उसके हैं। और सबसे लास्ट जो चैप्टर 12th क्लास की फर्स्ट बुक का, उसके अंदर ये वाला है। तो पूरी बुक के अंदर बेसिकली यही है, ठीक है ना। हाँ, तो उन सबको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ये लास्ट में जो ये एनर्जी एक तरीके की, ये क्या है बेटा, एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या है, एनर्जी एक तरीके की, एनर्जी, ये एक तरीके की क्या है, एनर्जी है जिसको वो रिलीज कर रहा है। तो जब चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी क्या करता है, रिलीज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह क्या होती हैं, ये सब अपन बात की बातें हैं, बट अभी प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिए, फटाफट नोट कीजिए। चलो अगला जो है वो अपना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अपन पूरा जो अपना चैप्टर्स आगे वाले कहीं पे भी चार्ज की जो यूनिट है वो एक ऐसा यूनिट है, वो भी बहुत ज्यादा काम आती है। ऐसे मान लीजिए कि 99.99% ऐसा यूनिट काम में आएगी, और वो ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलम। ठीक है ना, याद रखिए कुलम। ये इसको वैसे लिखते हैं एम के सिस्टम में एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड क्यों लिखते हैं, बिकॉज करंट जो होता है वो क्या होता है, Q/T होता है। Q कितना हो गया, I इंटू में T। आई क्या होता है, एम्पियर, टी सेकंड, तो ये क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। ठीक है जी। और दूसरा सीजीएस में क्या होता है, स्टेट कूलम। सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम। फ्रैंकलिन ईएसयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर एक होती है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब अपन इन सब में क्या देख लेते हैं, एक बार रिलेशन देख लेते हैं। देखो 1 कूलम जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 3 × 10⁹ ईएसयू, या 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। बट 1 कूलम जो होता है 1/10 ईएमयू होता है। तो ईएमयू और ईएसयू में क्या रिलेशन हो गया, 1 ईएमयू इक्वल टू हो गया 3 × 10⁻10, एक और में आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻10 ईएसयू। और प्रैक्टिकली जो आप यूनिट यूज करते हो वो है फैराडे। केमिस्ट्री के अंदर आपने यूज करी होगी फैराडे। हाँ, तो 1 फैराडे जो है वो किसके इक्वल है, 96,500 कूलम के। ठीक है, 96,500 कूलम की इक्वल होता है। तो इन दोनों क्लास के अंदर हमने चार्ज के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया है, ये समझ में आ गया होगा यूनिट, और इन यूनिट्स को आप याद भी कर लेंगे। और मेरे ख्याल से अब चार्ज का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि होगा नहीं, आराम से बन जाएगा चार्ज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम का नियम, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कूलम का नियम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।